तो भाई हमने जो है कल व्यापारो भावना से उत्पादना से चक्रिया क्रियो अकर्मकता पतेर नहीं यत्नो अर्थ इससे थे, इस कारिका का जो सामान्य परिचय है वो पढ़ लिया था। अब हम लोग देखेंगे कि अच्छा यहाँ पर जो है भावना, उत्पादना और क्रिया ये भी व्यापार के ही पर्याय हैं। ये बात भी हमने जान ली थी कि पचति का अर्थ क्या है, पाकम उत्पादयति, पाकानुकूला भावना, पाकानुकूला उत्पादना। ये विवरण देखे जाने के कारण, और विव्रियमाण जो है पच है, कोई धातु है, तो विव्रियमाण का भी जो है वही अर्थ होगा जो कि विवरण का होगा। तो विवरण में चूंकि भावना प्रविष्ट है, इसलिए जो विव्रियमाण है धातु उसका भी अर्थ हमको भावना, उत्पादना, क्रिया, व्यापार ये सब मानना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है व्यापार पद क्यों दिया इस कारिका में, यहाँ पर जो है व्यापार क्यों लिखा। इस कारिका में व्यापार शब्द क्यों दिया, तो कह रहे हैं कि व्यापार पदम च फूत्कारादीनाम अयतनानामपि फूत्कारत्वादि रूपेण वाच्यताम ध्वनयितुम उक्तम। देखो इसमें मामला ये है कि भावना, उत्पादना और क्रिया ये जो होते हैं, अगर ये मतलब भावना और क्रिया इत्यादि, क्रिया मतलब कृति, तो ये सब चीजें कहाँ रहती हैं, ये रहती हैं आत्मा में, माने कि चेतन में। बात समझ में है कि नहीं, ये यत्न रूप हो जाते हैं। तो और व्यापार शब्द से हम यत्न और अयत्न दोनों का ग्रहण कर लेते हैं। तो व्यापार पद ये बताने के लिए दिया है यहाँ पर कि जो हमको ये भावना, उत्पादना, क्रिया शब्द से केवल यत्न ही नहीं लेना है, अपितु यत्न अयत्न दोनों ले लेने हैं। क्योंकि फूतकार क्या है भाई, फूतकार तो शरीर की एक क्रिया है। फूतकार क्या है, शरीर की एक क्रिया है, वो तो आत्मा के अंदर रहने वाला धर्म नहीं है। देखो हमको ये बात समझना है कि देखो जैसे पच धातु है, पच धातु का क्या अर्थ है, फूतकार और क्या है अधः संतापन, और पच का अर्थ क्या है, यत्न अर्थ है पच का। अब यहाँ पर जो है फूतकार जो है वो कौन करता है, वो किस में रहता है, शरीर में रहता है। अधः संतापन भी शरीर में रहता है, लेकिन यत्न जो होता है वो आत्मा में रहता है। यानी जो यत्न होता है वो चेतन मात्र वृत्ति धर्म होता है। चेतन कौन है, आत्मा, और शरीर क्या है, जड़। तो चेतन वृत्ति धर्म होता है यत्न, और अधः संतापन, फूतकार इत्यादि ये शरीर के अंदर रहने वाले धर्म हैं। भाई हमको बता दीजिएगा अगर आवाज नहीं आए तो। आवाज आ रही है कि नहीं, स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं। जी आ रही, जी आ रही, स्पष्ट आ रही। चैट के माध्यम से हमको बता दीजिए। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो है पच धातु का अर्थ हम यत्न भी लेते हैं, जो कि चेतन वृत्ति धर्म है यत्न, वो भी लेते हैं। और ये फूतकार, अधः संतापन इत्यादि ये सब क्या है, ये क्या है, अयत्न। मतलब यत्न और अयत्न हम दोनों चीजें लेते हैं। धातु का अर्थ जो है यत्न भी होता है, और अयत्न, फूतकार, अधः संतापन इत्यादि अयत्न भी होता है। यही द्योतित करने के लिए यहाँ पर व्यापार शब्द दिया, क्योंकि व्यापार का अर्थ क्या होता है, माने व्यापार से हम जो है, व्यापार से यत्न और अयत्न दोनों चीजें ले ली जाती हैं। अगर कहीं व्यापार शब्द का प्रयोग है तो व्यापार का मतलब आपको यत्न भी समझना है और अयत्न भी समझना है। तो यहाँ व्यापार शब्द के प्रयोग से ये पता चल रहा है कि हमको जो धातु का अर्थ है वह धातु का अर्थ, उसमें हमको यत्न भी लेना है और अयत्न भी लेना है, फूतकार, अधः संतापन इत्यादि। तो फूत व्यापार पद क्यों रखा है, क्योंकि फूतकार, अधः संतापन इत्यादि जो अयत्न है वो भी
फूतकारत्वादि रूप से उनकी भी वाच्यता है। माने ये फूतकार फूतकारत्वेन रूपेण वाच्य है, अधा संतापन अधा संतापनत्वेन रूपेण वाच्य है, यत्न यत्नत्वेन रूपेण वाच्य है। तो धातु का अर्थ यत माने अयत्न और यत्न दोनों होता है, ये बात द्योतित करने के लिए व्यापार पद दिया, क्योंकि व्यापार जहां भी प्रयोग किया जाए तो उसका मतलब आपको यत्न और अयत्न दोनों समझ लेना है, इसलिए इस कारिका में व्यापार पद दिया। व्यापार पदम च फूतकारादि नाम अयत्ना नाम अपनी, जो फूतकारादि अयत्न है उनका भी फूतकारत्वाद रूप से जो है वाच्यता हो जाए, वे भी फूतकारत्वाद रूपेण वाच्य हों, ये बात बताने के लिए यहां पर व्यापार पद दिया है। और इसीलिए पचति यहां पर भाई ये जो पच धातु का अर्थ फूतकार है, माने फूतकारत्वेन रूपेण फूतकार वाच्य है, अधा संतापनत्वेन रूपेण अधा संतापन वाच्य है, यत्नत्वेन रूपेण यत्न वाच्य है। इसीलिए पचति कहने पर क्या बोध होता है? तो पचति कहने पर हमको जो है माने फूतकार चूंकि वाच्य है इसलिए क्या बोध होता है? फूत करोति बोध होता है। अधा संतापन वाच्य है इसलिए अधः अधः संतापेति वाच्य होता है। यत्न माने अधा संतापेति इस प्रकार का बोध होता है, यत्न वाच्य है इसीलिए यतते इस प्रकार का बोध होता है। बात समझ में आए कि नहीं? माने हमको पच धातु से फूतकार चूंकि फूतकारत्वेन रूपेण वाच्य इसलिए फूत करोति बोध होता है। अधा संतापन माने कि फूतकारत्व प्रकारक बोध होता है। अधा संतापन वाच्य इसलिए अधा संतापनत्व प्रकारक बोध होता है। यत्न वाच्य इसलिए यत्नत्व प्रकारक बोध होता है। यत ते अधः संतापयति अधः संतापनत्व प्रकारक बोध होता है। यही लिखा है कि अतएव, अतएव का मतलब है कि फूतकार यत्न इत्यादि सभी जो है तत्तद रूपेण फूतकारत्वेन रूपेण अधा संतापनत्वेन रूपेण तत्तद रूप से सभी वाच्य हैं, इसीलिए धातु से वाच्य हैं, इसलिए पचति यहां पर अधः संतापनत्व फूतकारत्व चुल्ली ऊपर धारणत्व यत्नत्वादि धर्मों से माने इत्यादि धर्म प्रकारक बोध जो है सभी को होता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब कह रहे हैं कि इसमें एक समस्या है। इसमें एक समस्या क्या है? माने अब न च करके एक प्रश्न उठा रहा है कि न च एवं एषां शक्यतावच्छेदकत्वे गौरवापत्या कृतित्वमेव तदवच्छेदकम वाच्यम। ये एक बता रहे हैं कि समस्या क्या समस्या है। कह रहे हैं कि देखो पच धातु है, ये क्या है? ये धातु है शक्त। पच धातु क्या है? ये सक्त है। और फूतकार अधः संतापन यत्न ये सब क्या है? ये इसके शक्य हैं। शक्य का मतलब होता है अर्थ। ये जो फूतकार अधः संतापन यत्न इत्यादि ये सब क्या है? ये शक्य हैं। अब शक्यता अवच्छेदक क्या होगा? तो इन्हीं में जो है जब त्वा जोड़ देंगे, माने अब थोड़ा सा ये हटा देते हैं भाई, ये बात ध्यान रखना है कि लिखते रहना है। तो ये जो फूतकार अधः संतापन यत्न इत्यादि क्या है? ये शक्य हैं। और शक्यता अवच्छेदक क्या होगा? तो इन्हीं में मात्र त्वा जोड़ देना है। ठीक है, तो शक्य हो गए फूतकार अधः संतापन यत्न इत्यादि, शक्यतावच्छेदक हो गए फूतकारत्व अधः संतापनत्व यत्नत्व इत्यादि। अब चूंकि वाच्यता हमने किस रूप से मानी है? फूतकारत्वेन रूपेण फूतकार वाच्य है, अधः संतापनत्वेन रूपेण है। देखो व्यापारत्वेन रूपेण इन सभी को हमने वाच्य नहीं माना है, अभी तो हमने तत्तद रूप से फूतकारत्वेन रूपेण अधः संतापनत्वेन यत्नत्वेन रूपेण वाच्यता मानी है। तो अब शक्यतावच्छेदक जो होंगे वो फूतकारत्व अधः संतापनत्व यत्नत्व इत्यादि नाना धर्म होंगे। अब जब नाना धर्म शक्यता के अवच्छेदक होंगे तो शक्यतावच्छेदक के भेद से शक्ति में भेद बोला जाता है। तो जब शक्ति में भेद होगा
तो क्या होगा फिर? तो माने कि गौरव होगा। नाना शक्यतावच्छेदक के रहने पर शक्ति में भेद होने के कारण गौरव होता है। इसकी बजाय पच धातु का सिर्फ क्या माने हम? अर्थ यत्न ही माने। पच धातु का अर्थ हम सिर्फ क्या माने? पच धातु का अर्थ हम सिर्फ क्या माने? यत्न ही माने। देखो भाई, जो यत्न दिख रहा है ना यहां पर, ये जो यत्न है ये यत्न ही अर्थ माने। और यत्न का ही दूसरा नाम क्या है? कृति। यत्न और कृति क्या है? दोनों पर्याय हैं। बात समझ में आ गई? यत्न और कृति क्या है? ये दोनों पर्याय हैं। तो यत्नत्व अथवा कृतित्व, शक्यतावच्छेदक क्या होगा? यत्नत्व अथवा कृतित्व। और यत्नत्व अथवा कृतित्व जो है वो जाति है, और जाति जो है एक होती है, इसलिए यत्नत्व कृतित्व ये शक्यतावच्छेदक मानेंगे, तो लाघव होगा, ऐसा किसी का कहना है। देखो, ये जो कहना है ना नैयायिक का नहीं है। यद्यपि नैयायिक ऐसा कहता है, लेकिन पूरी तरह से ये नैयायिक का कहना नहीं है। तो देखो भाई, क्योंकि वो जो है आख्यात का अर्थ क्या मानता है? तिंग का अर्थ कृति मानता है। और यहां पर ये जो कहने वाला है, ये कह रहा है कि हम जैसे नैयायिक, जिस प्रकार से नैयायिक क्या करता है कि तिंग का अर्थ यत्न अथवा कृति मानता है, और फिर उसमें तुआ लगा करके यानी शक्यतावच्छेदक जो है यत्नत्व और कृतित्व को कहता है, तो शक्यतावच्छेदक वहां पर जो यत्नत्व अथवा कृतित्व एक होता है, इसलिए वहां पर लाघव होता है। ऐसे ही उसी की तरह ये कोई आया और बोल रहा है कि भाई पच धातु का अर्थ आप फूतकारत्व तथा संतापनत्वादि मत मान करके, माने फूतकारत्वेन रूपेण फूतकार अधा संतापनत्व रूपेण अधा संतापन को न मान करके सिर्फ यत्नत्वेन रूपेण यत्न को ही आप क्या मानिए? वाच्य मानिए। और शक्यतावच्छेदक तब सिर्फ यत्नत्व होगा, यत्नत्व यानी कृतित्व होगा, तो एक ही होगा शक्यतावच्छेदक, तब हो जाएगा लाघव। क्योंकि यत्नत्व कृतित्व जाति रूप है और जाति एक होती है, इसलिए यहां पर लाघव होगा। ये किसी का कहना है, ये नैयायिक नहीं है। ये नैयायिक की तरह चलने वाला कोई दूसरा है। नैयायिक की रीति, यहां पर नैयायिक की तरह चलेगा, नैयायिक की रीति इसकी भी है, लेकिन नैयायिक चूंकि तिंग का अर्थ मानता है और ये किसका? धातु का अर्थ बोल रहा है। बस इतना थोड़ा सा अंतर है, ये समझना है। तो नच एवं एशाम शक्यतावच्छेदकत्वे गौरवापत्या, मतलब कि फुत्कारत्वदा संतापनत्वादि शक्यतावच्छेदक मानेंगे तो गौरव होगा। इसलिए कृतित्व में माने यत्न को ही हम शक्य मान लें और यत्नत्व कृतित्व को ही हम शक्यतावच्छेदक मान लें तो लाघव होगा। तो कहते हैं एक बात बताओ, यदि आप यत्न और कृति इतना ही अर्थ मानोगे धातु का, तो रथो गच्छति यहां पर बोध नहीं हो सकता। रथो गच्छति में बोध नहीं हो सकता। बोले भाई रथो गच्छति में बोध होने में क्या समस्या है? तो देखो भैया, रथो गच्छति में बोध क्या करेंगे? क्या है रथो गच्छति? रथो गच्छति। अब यहां पर देखो गम धातु है, गम धातु का अर्थ इसने क्या कहा? सिर्फ यत्न अथवा कृति मानो, कृति मानते हैं। ये गम धातु का अर्थ क्या है? कृति। अब ये कृति रखनी है किसमें? रथ में। अब रथ क्या है? अचेतन है। रथ कृति जो है ये यत्न कृति किसका धर्म है? हम पहले बता चुके हैं आपको, यत्न कृति ये किसका धर्म है? ये आत्मा अर्थात चेतन का है। और ये रथ तो भैया क्या है? अचेतन है। माने हम कृति का आश्रय रथ को कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। यत्न का आश्रय रथ को तो नहीं कह सकते। इसलिए अगर गम धातु का अर्थ यहाँ पर कृति मानेंगे, सब जगह मानेंगे, माने कि धातु का अर्थ जब इसने कहा कि यत्न अथवा कृति को मानो, तो यहां पर भी गम धातु का शक्ति क्या होगा? कृति होगा। तो कृति को तो रथ में रख नहीं सकते, क्योंकि रथ में आत्मा तो रहती नहीं, इसलिए कृति का आश्रय रथ नहीं बन पाएगा। एक समस्या आएगी। तो यहां पर कोई शाब्दबोध नहीं होगा, ये समस्या है। दूसरी समस्या है कि जैसे देवदत्त जानाति, देवदत्त जानाति। अब यहां पर देखो भाई,
यहाँ पर तो यद्यपि हमने गम धातु का अर्थ कृति बताया है, इसी में साथ साथ में फल भी है, संयोग फल। अब यहाँ पर देखो जानाति में ज्ञा धातु है, इसमें भी आपको कृति अर्थ तो रखना ही है। कृति अर्थ तो रखना ही है। अच्छा, यहाँ पर जो ज्ञान धातु का अर्थ ज्ञान भी तो होता है ना, ज्ञान भी होता है ज्ञान धातु का अर्थ। अब यहाँ पर ये फल हो गया और ये कृति जो है व्यापार के रूप में है, मतलब कि ज्ञान के जनक के रूप में यहाँ पर कृति अर्थ है। तो दोनों में जनकत्व तो रहेगा क्या, ज्ञान को ले जाना है हमको कहां, कृति में जनकत्वेन, माने ज्ञान की जनक होनी चाहिए कृति। यहाँ पर कृति को रथ में ले जाना है संवायन। यहाँ पर ज्ञान को ले जाना है कृति में जनकत्वेन रूपेण। ये ज्ञान का जनक कृति होता है क्या, कृति तो ज्ञान की जनिका नहीं होती है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि ज्ञान से जन्य इच्छा होती है और इच्छा से जन्य कृति होती है। ज्ञान से जन्य क्या होती है, इच्छा। ये तो क्रम पता होगा ना। देखो सबसे पहले क्या होता है, ज्ञान होता है, फिर उस ज्ञान से क्या होती है, इच्छा होती है, और इच्छा से कृति उत्पन्न होती है, और कृति से फिर क्या होता है, कृति से फिर व्यापार होता है, और व्यापार से फिर फल होता है। तो ज्ञान इच्छा कृति व्यापार। अब बताओ यहाँ पर, माने ज्ञान की जनक तो कृति नहीं है, ये तो ज्ञान से क्या है, जन्य है ना कृति। कृति तो ज्ञान से जन्य है, ये ज्ञान की जनक तो कृति नहीं है। इसलिए देवदत्ता जानाति, यहाँ पर ज्ञानानुकूल कृतिमान देवदत्ता, इस प्रकार का बोध नहीं हो सकता, यहाँ पर शब्द बोध अनुपपन्न हो जाएगा। अब इसके अतिरिक्त देवदत्ता इच्छति में भी यही स्थिति आएगी, क्योंकि वहां पर जैसे जैसे यहाँ पर तो जानाति है, अभी यहीं पर प्रयोग हो जाए क्या, इच्छति। इच्छति, तो इच्छति में भी क्या रहेगा, यहाँ पर इच्छा रहेगी। ये इच्छ धातु का अर्थ इच्छा रहेगी, और साथ में जो है यहाँ पर कृति भी रहेगी। तो फिर इच्छा को ले जाना होगा कहाँ, कृति में, किस संबंध से, जनकत्वेन। अब यहाँ पर भी वही समस्या आएगी कि इच्छा की तो जन्य क्या भाई, कृति नहीं है, इच्छा से तो जन्य है ना कृति। यहाँ देखो, ज्ञान से जन्य इच्छा, इच्छा से जन्य कृति, तो ज्ञान से जन्य है, और इच्छा से तो जन्य है कृति। यहाँ पर जो है कृति की जनक इच्छा है ना, कि कृति से जन्य इच्छा है। भाई इच्छा, इच्छा की जनक है क्या कृति, नहीं, इच्छा से जन्य है। तो इच्छा जनकत्वेन रूपेण कृति का बोध करना हो ही नहीं पाएगा। इच्छानुकूल कृतिमान देवदत्ता नहीं कह सकते, ये समस्या आएगी। इसलिए यहां पर हम क्या करते हैं, माने कि अब ये स्थितियां जो है यहां पर उत्पन्न होंगी। यहां पर अगर हम धातु का वाच्य, भाई ये ज्ञान से इच्छा, इच्छा से कृति, कृति से व्यापार, व्यापार से फल, इसको लिख लेना। चलो ये बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर लक्षणा कर लेते हैं। जहां जहां आपको ये शक्ति कृति दिख रहा है ना, इसकी हम लक्षणा कर लेते हैं, किसमें, व्यापार में। किसमें लक्षणा कर लेते हैं, व्यापार में कर लेते हैं। जहां जहां ये कृति दिख रहा है ना, इसका लक्ष्य क्या हो जाएगा, माने देखो जहां जहां पर कृति है, ये कुछ ही धातुएं हैं, जैसे इच्छा, इच्छ धातु है, अथवा जैसे रथो गच्छत इत्यादि प्रयोग है, देवदत्ता इच्छति देवदत्ता जानाति है। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, व्यापार में लक्षणा कर लेंगे, व्यापार में लक्षणा कर लेंगे। यहां पर भी क्या करेंगे, व्यापार में लक्षणा कर लेंगे। यहां पर भी क्या करेंगे,
व्यापार में लक्षणा कर लेंगे। शक्य क्या था? कृति, और शक्यतावच्छेदक कृतित्व था, लाघव था। लेकिन यहां पर हमने क्या करना पड़ा हमको, चूंकि व्यापार समवाय संबंध से रथ में रह सकता है, लेकिन कृति नहीं रह सकती रथ में, इसलिए हमने क्या कर लिया, कृति की जगह पर व्यापार में लक्षणा कर ली। ऐसे ही इच्छा का जनक जो है व्यापार हो सकता है, ये बात हम पहले बता चुके हैं। आश्रयता रूप आया था ना, अंततः आश्रयता रूप। तो इच्छा का जनक व्यापार हो सकता है, वो किम रूप होगा वो उसकी अलग बात है, लेकिन इच्छा का जनक हो सकता है व्यापार। ऐसे ज्ञान का जनक व्यापार हो सकता है, इसलिए इच्छा जनक व्यापार, तो इच्छा का जनकत्व व्यापार में अन्वय हो जाएगा। इच्छा अनुकूल व्यापार वान देवदत्त, ऐसे ज्ञानानुकूल व्यापार वान देवदत्त, इस प्रकार का बोध होने में कोई समस्या नहीं होगी। तो यहां पर लक्षणा कर लेते हैं व्यापार में, तो लक्ष्यतावच्छेदक क्या होगा? व्यापारत्व होगा, और व्यापारत्व लक्ष्यतावच्छेदक मानेंगे तो गौरव होता है, पता ही है। ठीक है, गौरव होता है या लाघव होता है वो बाद की बात है। तो अभी ये समझ में आ गया कि हमको क्या करना है, सभी जगह पर यत्न और कृति को वाच्य मानना है। यत्न अर्थात कृति को, माने यत्न तो कृतित्व वहां पर शक्यतावच्छेदक रहेगा, लेकिन कुछ स्थल में जैसे रथो गच्छति देवदत्तः जानाति देवदत्तः इच्छति इत्यादि में हमको क्या करना है, व्यापार में लक्षणा कर लेनी है। ऐसा ही नैयायिक लोग करते हैं। वो कहते हैं कि जहां पर सामान्य जैसे देवदत्ता पचत इत्यादि है, वहां पर तो ती का अर्थम, ती माने तिंग का, धातु का नहीं, वो लोग धातु का नहीं बोलते। ये वाला व्यक्ति जो है ये कह रहा है धातु का, और वो सब जगह तिंग तिंग का बोलते हैं। वो कहते हैं तिंग का अर्थ यत्न कृति है, और जहां रथो गच्छति में देवदत्ता जानाति इच्छति इत्यादि में यहाँ पर ती का अर्थ तो कृति नहीं मान सकते, वही समस्या आएगी, रथ में नहीं जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, वहां पर ती की लक्षणा व्यापार में कर लेते हैं। इच्छति में भी जो है इच्छा माने ती की लक्षणा व्यापार में, वो सब ती की लक्षणा व्यापार में करते हैं। तो यहां पर इन्होंने कहा हम धातु की लक्षणा कर लेंगे व्यापार में, ये बात कही। ये नैयायिक की तरह, जैसे नैयायिक जो काम ती में करता है वही काम इन्होंने कहा कि हम धातु के साथ में करेंगे। तो ऐसा ही आप क्यों नहीं मान लेते? तो उत्तर देने वाला कह रहा है कि भाई हमारे मत में शक्यतावच्छेदक क्या होगा? हमारे मत में शक्यतावच्छेदक फूतकारत्व तथा संतापनत्वादि नाना व्यापार जो है, माने व्यापारत्व शक्यतावच्छेदक होगा तो गौरव होगा। तो वो कह रहा है कि बताओ तुम्हारे मत में शक्यतावच्छेदक तो ठीक है, क्योंकि उसने शक्य किसको माना है, यत्न कृति को। शक्यतावच्छेदक तो यत्नत्व कृति तो एक है, लेकिन तुमने लक्षणा तो की है ना कि यहाँ पर जहां पर जैसे रथो गच्छति इत्यादि में अनुपत्ति होने पर तुमने लक्षणा की है, तो लक्षणा में शक्य, अब लक्ष्यतावच्छेदक कौन हुआ, यहाँ व्यापारत्व होगा। देवदत्ता जानात, यहाँ पर लक्ष्य क्या है, व्यापार, लक्ष्यतावच्छेदक व्यापारत्व। देवदत्ता इच्छति में लक्ष्य हुआ व्यापार, लक्ष्यतावच्छेदक व्यापारत्व होगा। तो बताओ लक्ष्यतावच्छेदक व्यापारत्व होगा तो गौरव होगा, क्योंकि व्यापारत्व तो एक नहीं है ना, व्यापारत्व तो जाति नहीं है ना, इसलिए व्यापार तो तत्तद में भिन्न भिन्न है। इसलिए जो व्यापारत्व है वो लक्ष्यतावच्छेदक वो होगा। और हमारे मत में क्या है, हमने तो शक्य माने शक्य माना है व्यापार को, तो शक्यतावच्छेदक व्यापारत्व तो इसमें गौरव होगा। तुम्हारे मत में लक्ष्यतावच्छेदक व्यापारत्व है तो उसमें गौरव होगा। माने कि अब लक्ष्यतावच्छेदकत्व का गौरव अगर है तो वो तो सहन कर सकते हैं, शक्यतावच्छेदक का गौरव जो है अगर सहन नहीं कर सकते हैं तो ये इसमें तो कोई प्रमाण नहीं है भाई, इसमें तो कोई बीज नहीं है। इसलिए ये नैयायिक की रीति से कहने वाला व्यक्ति वो माने वो हो गया क्या, उसकी बात गलत हो गई। ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो एक बार फिर से समझो कि कोई व्यक्ति क्या था, वो कहता था कि हम क्या मानेंगे, धातु का शक्य क्या मानेंगे। देखो इतनी बातें आप समझ में आ गई होंगी तो फिर हम अगली बार ये सब पूरा समझा सकते हैं। देखो यहां पर अभी एक बार समझना कि जो आया मतलब विरोधी आया, उसने क्या कहा, उसने कहा कि धातु है, जैसे कोई भी धातु है अथवा कोई भी धातु रख लेते हैं, धातु का अर्थ क्या मानिए, हम क्या मानते हैं, धातु का अर्थ व्यापार मानते हैं। तो हमारे मत में शक्यतावच्छेदक क्या होता है, व्यापारत्व हमारे मत में शक्यता वच्छेदक होता है। अच्छा, और वो क्या कहता है कि भाई ऐसा करो
धातु का अर्थात ये विरोधी है। ये विरोधी कहता है कि धातु का अर्थ क्या क्या मानो, कृति मानो। कृति मतलब यत्न। अब शक्यतावच्छेदक क्या होगा, कृतित्व शक्यतावच्छेदक होगा। और कृतित्व क्या है, एक जाति है, इसलिए यहां पर लाघव होगा। तो ये वाला व्यक्ति कहता, अच्छा यही फिर तो फिर ये प्रश्न करता है कि आप माने देवदत्तः इच्छति जानाति रथो गच्छति इत्यादि में क्या करेंगे। तो ये विरोधी ही एक बात और कहता है कि हम इन स्थलों में व्यापार में लक्षणा कर लेंगे, तो फिर लक्ष्यतावच्छेदक हो जाएगा व्यापारत्व। लक्ष्यतावच्छेदक हो जाएगा व्यापारत्व। तब ये कहता है कि भाई ये जो है माने वैयाकरण बोलता है, देखो ये तो कह रहा है कि ये क्या कर लो आप, ये रीति किसकी रीति है, ये नैयायिक की रीति है। लेकिन ये नैयायिक नहीं है, ये जो विरोधी है ये नैयायिक है नहीं, क्योंकि ये धातु के बारे में ये बात कर रहा है। जबकि नैयायिक ये सभी बातें किसके बारे में करता है, वो कहता है तिंग के बारे में, वो आख्यात के बारे में ये सब बातें करता है। तो यहाँ पर देखो धातु का अर्थ माने, अब ये कहता है वैयाकरण बोलता है देखो भाई तुमने यहाँ पर लक्ष्यतावच्छेदक किसको माना, व्यापारत्व को। हमारे यहाँ शक्यतावच्छेदक व्यापारत्व है। तो व्यापार जब शक्यतावच्छेदक व्यापारत्व था तो गौरव था, इसमें इसने क्या कहा था कि इसमें क्या है माने गौरव है, और यहां पर क्या है लाघव है। अब एक बात बताओ, लक्ष्यतावच्छेदक जब व्यापारत्व हुआ तो यहां पर गौरव होगा कि नहीं होगा, यहां पर भी गौरव होगा। तो जब गौरव होगा, लक्ष्यतावच्छेदक में गौरव होगा, तो तुम गौरव नहीं मानोगे। हमने शक्यतावच्छेदक अगर व्यापारत्व को मान लिया तो तुम गौरव गौरव चिल्ला रहे हो। इसलिए तुम्हारी बात में मतलब इस बात में कोई प्रमाण नहीं है कि शक्यतावच्छेदक अगर गुरुभूत है तभी गौरव है, लक्ष्यतावच्छेदक गुरुभूत है तो गौरव नहीं है। इस बात में कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार से ये बात हो गई। बात समझ में इतनी आई कि नहीं। अब जो है आप लोग बोलिए और पूछिए क्या समझ में आया क्या नहीं आया। आ गए भैया। हाँ भाई बोलो। आ गए भैया। क्या आया। यही कि जो न्यायिक की रीति से चलने वाले लोग हैं वो लोग मतलब हम लोग क्या मानते मतलब व्यापार धातु का अर्थ मानते हैं, और शक्यता मतलब फूतकार तो अधः संतापन इत्यादि रूपेण तत्त प्रकार कर्तव्येन धातु शक्यतावच्छेदक मानते हैं। तो लेकिन न्यायिक बोल रहा है कि इस प्रकार से शक्यतावच्छेदक मानने पर नाना शक्ति हो जाएंगी, तो गौरवापत्ति आ जाएगी। तो कह रहे हैं कि वो एक कृति को शक्ति मानते हैं, और शक्यतावच्छेदक कृतित्व हो जाएगा तो कृतित्वेन संपूर्ण कृति एक हो जाएंगी, तो कोई दोष नहीं। लेकिन ऐसा करने पर रथो गच्छति देवदत्तः जानाति इच्छति इत्यादि वाक्यों में दोष है, क्योंकि जो धात्वर्थ कृति है उसका आश्रय कभी भी रथ नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे ही रथ उसका अनुकूलत्व संबंध से ज्ञान और इच्छा में अन्वय नहीं, ज्ञान और इच्छा का अनुकूलत्व इन कृति में अन्वय नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसलिए तो वहाँ पे वो शाब्द बोध के लिए न्यायिक क्या करता है, जो न्याय की रीति से चल रहा है वो लक्षणा के द्वारा व्यापार अर्थात लक्षणा या व्यापार का बोध करता है, और फिर और एक बात व्यापारत्व। है, हाँ इसमें एक बात और भी है कि जानाति और इच्छति में व्यापार में ना करके व्यापार में भी कर सकते हैं, अथवा क्योंकि वो व्यापार आश्रयता रूप होता है, पहले बता ही चुके हैं कि ज्ञानानुकूल अथवा जो है क्या था इच्छानुकूल व्यापार आश्रयता रूप होता है। तो हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान या जानाति और इच्छति में हम लक्षणा करते हैं, किसमें आश्रयता में लक्षणा कर लेते हैं, किसमें लक्षणा कर लेते हैं आश्रयता आश्रयता में। तब क्या बोध होगा, ज्ञान निरूपित आश्रयतावान देवदत्तः इच्छा निरूपित आश्रयतावान। देवदत्ता। बात समझ में आई कि नहीं। जी तो हम सीधे भी कह सकते हैं कि आश्रयता में लक्षणा कर लेते हैं, अथवा हम सीधे ये भी कह सकते हैं कि सब जगह व्यापार में लक्षणा कर लेते हैं। वो व्यापार कहीं आश्रयता रूप होगा, कहीं अलग कहीं अलग कहीं कुछ होगा। समझ गए कि नहीं, जी। समझे कि नहीं समझे ये बात। हाँ भैया। ठीक है, तो फिर और क्या हुआ।
तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा तुम बोल रहे हो, तो तुमने हमारे उम्मत में गौरव गौरव कहा था। हम जब व्यापारत्व नगर जो मानेंगे, तो तुम गौरव बता रहे थे। तो और यहाँ पे तुम्हारा जो लक्ष्यतावच्छेदक है, वो भी तो व्यापारत्व ही बनेगा। तो और शक्यतावच्छेदक गौरव मान रहे हो, लेकिन लक्ष्यतावच्छेदक को गौरव नहीं मान रहे हो। इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि लक्ष्यतावच्छेदक में गौरव नहीं होता, उसमें भी गौरव होता है। अतः हम ये मतलब कृति को ही धातु अर्थ माने, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई? जी तो देखो भैया, पंक्ति पढ़ लो अब। देखो कि न च एवं येषां शक्यतावच्छेदकत्वे गौरवापत्या कृतित्वमेव तदवच्छेदकम वाच्यम। मतलब इन्हीं को शक्यतावच्छेदक मानेंगे, भूतकारत्वधा संतापनत्व व्यापारत्व आदि को। तो फिर क्या होगा? गौरव होगा, बहुत सारे शक्यतावच्छेदक हो जाएंगे। इसकी बजाय सिर्फ कृति को शक्य मान लो, यत्न को, और कृतित्व को ही क्या मान लो? शक्यतावच्छेदक मान लो, तो बड़ा लाघव होगा। ये नैयायिक कहता है, लेकिन नैयायिक कहां पर कहता है? ती में कहता है। कहता है कि ती अर्थात आख्यात का अर्थ, ऐसा कहता है आख्यात के बारे में। लेकिन यहाँ पर ये चल रहा है धातु के बारे में। अच्छा, फिर कहता है कि रथो गच्छति जानाति, यहाँ पर जिस प्रकार से नैयायिक व्यापारत्व आश्रयत्व आदि प्रकार बोध कर लेता है, उसी प्रकार से लक्षणया कर लेता है, उसी प्रकार से हम जो है रथो गच्छति इत्यादि में बोध कर लेंगे। तो इति नैयायिक रीति अत्रापि साध्वी। तो कह रहे हैं कि और देखो, हाँ, तब उत्तर दे रहे हैं ना भाई, ऐसी बात ठीक नहीं है कि शक्यतावच्छेदकत्वस्यापि लक्ष्यतावच्छेदकत्ववत् गुरुण संभवात्। जिस प्रकार से शक्यतावच्छेदकत्व जो है जैसे व्यापारत्व में संभव है, वैसे लक्ष्यतावच्छेदकत्व जो है वो क्या है? व्यापार माने लक्ष्यतावच्छेदकत्व जो है वो भी व्यापारत्व में यानी गुरु में संभव है। और जिस प्रकार से लक्ष्यतावच्छेदकत्व व्यापारत्व में गुरु में संभव है, उसी प्रकार से शक्यतावच्छेदकत्व व्यापारत्व में गुरु में संभव है। तो इसमें हम कोई ऐसा माने ये विषमता नहीं दिखा सकते कि शक्यतावच्छेदकत्व जो है क्या गुरुभूत व्यापारत्व में नहीं होता है, लक्ष्यतावच्छेदकत्व ही गुरुभूत व्यापारत्व में हो सकता है। माने लक्ष्यतावच्छेदक में अगर गौरव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, शक्यतावच्छेदक में जो गौरव है अगर तो हम सहन नहीं कर सकते। तो ये बात तो कोई बात नहीं हुई। तयोर वैषम्य बीजाभावात्। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी भैया। ठीक है। अब कह रहे हैं कि भैया न च पचति बराबर पाकं करोति। अब ये एक नई बात बता रहे हैं विवरण से। विवरण कहाँ से आ गया ये भैया? पचति का विवरण क्या दिया है? पाकं करोति। पचति मतलब पाकं करोति। अब पचति माने पाकं करोति में देखो क्री धातु है। ये क्री धातु का अर्थ क्या है? कृति। कृति मतलब क्या होता है? यत्न। तो पच धातु का विवरण किसके द्वारा दिया? यत्नार्थक क्री धातु के द्वारा, माने कृति अर्थ वाली जो क्री धातु, उसके द्वारा विवरण दिया। बात समझ में आई कि नहीं? जी तो जब धातु का विवरण यहाँ पर किसके द्वारा दिया गया है? कृति माने कि यत्न के द्वारा विवरण दिया गया है। क्री धातु का अर्थ क्या है? पच का विवरण क्री धातु से दिया। क्री धातु का अर्थ है कृति, कृति माने यत्न। तो पच का अर्थ भी क्या निकला? क्या सिद्ध हुआ? कृति। हाँ, इसलिए पच का अर्थ, पच मतलब कि हम ये जो है सब जगह निष्कर्ष निकाल देंगे कि धातु अर्थ क्या होता है? यत्न कृति होता है। होती। हाँ, यत्न माने कृति होता है। ये निष्कर्ष सब जगह के लिए निकल गया। तो कह रहे हैं कि देखो भैया, आइए समझ में आया कि नहीं? विवरण विव्रियमाण समानार्थक तो होता है। तो जैसे विव्रियमाण जो पच धातु है, उसका अर्थ चूंकि हमने विवरण जो है करोति कृति के द्वारा दिया है, इसका मतलब है कि कृति अर्थ है पच धातु का, यत्न अर्थ है। तो ये तो सिद्ध हो गया। व्यापार अर्थ कैसे मान सकते हैं? धातु अर्थ सिर्फ क्या होता है? यत्न ही होता है, व्यापार नहीं होता है। धातु का अर्थ व्यापार नहीं होता है, ये बात निकल कर आई। तो बता रहे हैं कि देखो भाई, समस्या है क्या? यहां तो आप चला दिए काम,
लेकिन रथो गमनं करोति, रथो गमनम रथो गमनं करोति। अब यहां पर क्या अर्थ मानेंगे भाई? यहां पर देखो भैया, यहां पर अर्थ क्या है इसका? रथ गमन करता है, यानी कि क्री धातु का अर्थ क्या है यहां पर? कृति। भाई रथ क्या करता है? गमन करता है, माने गमनानुकूल कृति करता है रथ। समझना ये विशेष बात है कि गमनानुकूल कृति कौन कर रहा है? रथ कर रहा है। यही अर्थ हुआ कि नहीं? रथ गमन करता है, माने करता है, माने कृति किसके अंदर है? रथ के अंदर। अब एक बात बताओ, कृति रहती है क्या रथ के अंदर? नहीं रहती। इस कृति को हम रथ में रख सकते हैं क्या? नहीं रख नहीं। सकते। का मतलब है कि क्री धातु का अर्थ कृति है ही नहीं। क्री धातु का अर्थ तो व्यापार है भाई साहब। नहीं समझे? जी। अरे कृति करोगे वो आत्मा में रहेगी भैया, यत्न करोगे तो आत्मा में रहेगा। क्री धातु का अर्थ तो व्यापार है, वो रथ में रहता है। मैंने रथ जो है गमन नहीं, गमनानुकूल व्यापार करता है। मैंने जी। गमनानुकूल कृति नहीं, गमनानुकूल व्यापार करता है। व्यापार रहता है रथ के अंदर। जी भैया। तो इससे निकला क्या? इससे सिद्ध हुआ कि क्री धातु का अर्थ क्या है? व्यापार है। ऐसे ही एक प्रयोग है, बीजादिना अंकुरः कृतः। बात समझ में आई कि नहीं? क्या प्रयोग है? बीजादिना अंकुरः कृतः। बीजादिना अंकुरः कृतः। अब यहां पर देखो भैया, कर्ता कौन है यहां पर? देखो, ईश्वरेण अंकुरः कृतः नहीं है, ध्यान देना। बीजादिना अंकुरः कृतः। बीज ने क्या किया? ये भूतकाल वाला प्रयोग है। इसको अगर वर्तमान काल में बदल देंगे तो क्या होगा? बीजादिः अंकुरं करोति। क्या होगा? बीजादिः माने ठीक है, वो अंकुरं अपने आप करोति। समझ लेगा। बीजादि ही अंकुरम अंकुरं करोति। करोति। वर्तमान काल में ला दो और तिङंत का प्रयोग कर दो, तो बीजादि अंकुरम करोति। माने कि यहां पर जो क्री धातु है, उस क्री का अर्थ क्या है? देखो, धातु के अर्थ तो दो होते हैं ना, फल और व्यापार होता है। तो क्री का अर्थ जो है उत्पत्ति, ये फल है, और ये कृति रूप व्यापार भी है। ठीक है? नहीं समझे? जी। उत्पत्ति कहाँ रहेगी? कर्म में रहेगी उत्पत्ति भाई। कर्म में। कर्म अंकुर है, उसमें रहेगी। और उत्पत्ति जनिका जो कृति है, वो कृति कहाँ रहेगी प्रभु? बीजादि में। अरे यार, वो कृति बीजादि में रह सकती है क्या? नहीं रह सकते। इसका मतलब है कि क्रि धातु का अर्थ कृति नहीं है, क्योंकि कृति तो व्यापार। चेतन में रहती है, यत्न तो चेतन में रहता है। इसका मतलब है कि क्रि धातु का अर्थ क्या है? व्यापार। अच्छा, एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ पर बीजादिना प्रयोग किया है। अगर यहाँ पर नहीं प्रयोग करते, केवल अंकुरः कृतः करते, तो कोई लगा देता यहाँ ईश्वरेण अंकुरः कृतः। तो बताओ फिर कृति ईश्वर में रह जाती कि नहीं रह जाती? हाँ रह जाती। इसलिए केवल अंकुरः कृतः प्रयोग। नहीं किया। बीजादिना अंकुरः कृतः। यहाँ पर क्री धातु का अर्थ हमको व्यापार मानना पड़ेगा, नहीं तो कृति तो बीजादि में रहती नहीं। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? क्री धातु का अर्थ व्यापार। हाँ, यही तो सिद्ध हो गया, क्री धातु का अर्थ क्या है? व्यापार है, यही सिद्ध हो गया। अब बताओ, तो जब क्री धातु का अर्थ व्यापार है भाई साहब, तो यहाँ पर क्री धातु का अर्थ कृति है क्या? नहीं। तो पचती में जो विवरण दिया गया क्री धातु से, सही है, लेकिन वो किस अर्थ वाली क्री धातु से?
व्यापार अर्थ वाली क्री धातु से पच का विवरण है। जी इस पच धातु का विवरण जो है व्यापार अर्थ वाली क्री धातु से है। अब बताओ इस सिद्ध क्या करेगा कि जितनी धातुएं होती हैं, जैसे पच धातु का अर्थ क्री से विवरण दिया यानी व्यापार है, ऐसे किसी भी धातु का अर्थ क्या होता है, बात समझ में आई कि नहीं? जी। ऊपर वाला जो है ये क्या कह रहा था, ये कह रहा ये था कि मतलब यहाँ पर जो, विवरण वाक्य हाँ, से कृत धातु करोति जो है उसमें कृत धातु का अर्थ कृति मान रहा था, और मान रहा लेकिन था और सिद्ध कर दे रहा था। यहाँ पर एक उदाहरण देकर के और सभी धातु का अर्थ क्या सिद्ध कर रहा था, कृति। जी लेकिन हम क्या किए कि वो हम क्री का अर्थ ही बदल दिए और हम उसकी पूरी बात को अपने पक्ष में लगा दिए कि भाई वो तो व्यापार अर्थ को सिद्ध कर रहा है, तुम्हारी बात सही है, विवरण से सिद्ध होता है, लेकिन विवरण तो व्यापार अर्थ वाली क्री धातु से दिया गया, तो सभी धातुओं का अर्थ तो व्यापार में सिद्ध हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्या हुआ? जी भैया आ गया। यही लिखा है कि रथो गमनं करोति बीजादिना अंकुरः कृतः इति दर्शनात् क्रियो यत्नार्थकतायाः असिद्धेः। क्री धातु ही यत्नार्थक नहीं है भाई, वो तो व्यापार अर्थक है, तो विवरण से भी जो है यही सिद्ध होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी ठीक है, तो भैया आज जो है पाठ यहीं तक रखते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या लेना है, मैंने जो आख्यात अर्थ लिखा है वहां पर क्या ले लेना है, आख्यात शब्द का अर्थ यहाँ धातु लेना है। ठीक है, ये सही बात है तुमने कही।